सीताराम सभी को। आज जो है हम आगे करेंगे कथन कौशल की विधियां। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता मौखिक कोश अभिव्यक्ति की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है, मतलब कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। यही तो सबसे मेन ज़रूरत है। जीवन में बातचीत करना है, हर दिन बातचीत करनी है, तो इसकी उपयोगिता स्वयं ही सिद्ध है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति इसके प्रयोग से अपना व्यवहारिक एवं व्यवसायिक जीवन व्यतीत कर सकता है। अब व्यवहारिक जीवन कैसे, कि हमें रोज बातचीत करनी है, अपनी बात कहनी है या किसी की सुननी है, उसको बताना है, बोलना है, पढ़ाई करनी है, सब कुछ जो है व्यवहार जो हम करते हैं वो किस में करते हैं, कथन कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा। और व्यवसायिक यानी कि जो हम अपना बिजनेस करते हैं वो भी क्या करते हैं, हम काम मुंह से बोलकर मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। घर के अनौपचारिक वातावरण में सीखने पर भी स्कूल में इसके औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव होती है। कि हमें वैसे भी घर में भी अगर हम सीखते ही सीखते हैं, फिर भी क्या है कि हमें स्कूल में जो है इसकी आवश्यकता जो है अनुभव होती ही होती है शिक्षण की, कि हमें सीखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए चाहे कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, फिर भी उसको क्या है, कोचिंग की थोड़ी उसको आवश्यकता, उसकी नीड की उसको जो है ज़रूरत महसूस होती है, वैसे ही हमें इसकी महसूस होती है। आगे है विद्यालय में बोलचाल की सेकंड प्लीज। हाँ, विद्यालय में बोलचाल की भाषा का शुद्ध रूप सिखाने के लिए अध्यापक को भाषा के निम्नलिखित विधियों का जो है उपयोग करना चाहिए। सबसे पहली विधि सस्वर वाचन विधि। अब सस्वर वाचन का क्या मतलब होता है, जोर से बोलना या ऊंची आवाज में बोलना। ठीक है, ये है सस्वर वाचन का मतलब, इसका मतलब होता है क्या है कि विद्यार्थी छोटी कक्षाओं से सस्वर वाचन से परिचित होते हैं। बड़ी कक्षाओं में सस्वर वाचन समाप्त नहीं कर देना चाहिए। अब देखिए क्या है, जब हम बचपन में ही थे, छोटे होते थे, तो टीचर हमें लग पड़ते थे कहने चलो पोएम सुनाओ, तो हम शुरू कर देते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये क्या है, हम ऊंची ऊंची पढ़ते थे, या टीचर जो है ऐसे खड़ा कर देते थे और बचपन में बोलते थे चलो टू का टेबल बोलो, ये पीछे पीछे बोलेंगे, तो हम करते थे टू वन जा टू, टू टू जा फोर। तो बच्चे भी साथ में करते थे टू वन जा टू, टू टू जा फोर। तो वो क्या है, सस्वर वाचन, हम ऊंची ऊंची पढ़ते थे और बच्चे हमारे जो है पीछे पीछे बोलते थे। आगे कहता विद्यार्थी से सस्वर तो उसने कहा कि बड़ी कक्षाओं में ये जो है, ये भी बड़ी कक्षाओं में भी खत्म नहीं कर देना चाहिए। बड़ी कक्षाओं में कई बार क्या हो जाता है ना, टीचर खुद बोलते हैं कि अपना अपना पढ़ो, तो उसमें कहाँ हम अपना अपना पढ़ते हैं, बातें ही तो करने लग जाते हैं। तो वो क्या है कि टीचर को चाहिए कि ये जो है कक्षाओं में, ये बड़ी कक्षाओं में भी ये बंद नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी से सस्वर वाचन करवाना चाहिए और उनके उच्चारण, विराम, गति, आरोह अवरोह संबंधित अशुद्धियों को सतर्कता से दूर करना चाहिए। अब देखिए सस्वर वाचन मतलब जैसे अब बच्चे बोलते हैं, एक बच्चा बोल रहा है और उसके पीछे पीछे बाकी बच्चे बोल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, या एक एक बच्चे को खड़ा करके टीचर बुलवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे जब बोलते हैं तो टीचर सुनता है उनको कि ये कैसे बोल रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चे की जो है फिर वो जो जिसने जिन जिन शब्दों को गलत बोलता था, जिसने उसकी धारणा बना रखी है गलत शब्दों की, अशुद्धि है उसकी, वो जो है टीचर नोट कर लेता था और फिर उसको क्या है समझाना चाहिए। इससे क्या है, यही चीज़ उन्होंने बताई है कि इससे फिर क्या है, उच्चारण, विराम, गति, आरोह अवरोह संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनको सतर्कता से दूर करना चाहिए। दूसरा है परिच्छेद सार। कहता पाठ का परिच्छेद पढ़ने के पश्चात विद्यार्थियों से उस सार का पूछकर मौखिक अभिव्यक्त का व्यक्ति का अवसर प्रदान किया जा सकता है। कि जैसे मान लीजिए एक पाठ है, टीचर ने पढ़ा दिया, अब टीचर को क्या करना चाहिए कि उसका जो सार, उसका जो कंक्लूजन है वो बच्चों को पूछना चाहिए और बच्चों को कहना चाहिए अब बताओ कि इसकी मौखिक अभिव्यक्ति करो, ताकि कि वो क्या है, इससे क्या है वो अपने कथन कौशल का उपयोग करेंगे और इससे क्या है उन्हें अवसर जो है ये भी हम दे सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति करने का। एक ये भी विधि होगी। दूसरी है टीचर को चाहिए कि कविता पाठ विधि का उपयोग करें। अब कविता पाठ विधि क्या है, विद्यार्थियों को उचित हाव भाव तथा लय के साथ कविता पाठ के लिए प्रेरित करके उनकी मौखिक अभिव्यक्ति को संवारा जा सकता है। यानी कि जब कई बार हम पोएम पढ़ते हैं तो हम ऐसे कर जाए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी।
तो ये बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। अगर हम लग पड़ेंगे एक कौआ प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था, कौए ने डाले कंकर, पानी आया ऊपर, पानी कौए ने पिया पानी, ख़त्म हुई कहानी। तो ये कितना अजीब सा लगेगा कि मतलब वो सीधा सीधा बोल रहा है, तो बहुत बेकार सा नहीं लगेगा। लेकिन वही टीचर को क्या करना चाहिए कि जब वो कविता पाठ कर रहा है तो उसे उसके हाव भाव, मतलब एक्सप्रेशंस, और उसको सुर में बोलना, मतलब लय में बोलना, एकदम ही फास्ट से, और बिना रुके, बिना सांस लिए नहीं, मतलब बिना ब्रेक लिए नहीं बोलना। ऐसे जो है ये टीचर बच्चे को सिखाना चाहिए कि बिना ब्रेक, मतलब कि ब्रेक ज़रूर लो, ऐसे एक ही लय में मत बोलो। ये लय वगैरह का भी ध्यान जो है टीचर को रखना चाहिए और बच्चों को इस चीज़ के बारे में सिखाना चाहिए। इससे क्या है, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति को जो है वो क्या कर सकता है टीचर, संवार सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्या है कि बोलचाल की भाषा के अभ्यास के लिए अध्यापक को पाठ्य पुस्तक के पाठ का आदर्श वाचन छात्रों के सन्मुख रखना चाहिए। तत्पश्चात उनसे अनुकरण वाचन कराया जाए। अब जो किताबों में टीचर को क्या करना चाहिए, जो लिखा है, जो लेसन वो उन्होंने पढ़ाना है, जो पाठ उन्होंने पढ़ाना है, वो क्या करे कि उनका पहले आदर्श वाचन करे, यानी कि टीचर पहले खुद बोले। ठीक है, पहले खुद उसको बोले, समझाए, और फिर क्या है, बच्चों को बोले कि अब बताओ मैंने क्या पढ़ाया। जैसे हमारे टीचर्स भी हमको करते हैं ना कि उन्होंने हमें चैप्टर पढ़ा दिया और फिर वो हमें बोलते हैं कि चलो अब बताओ हमने क्या पढ़ा। तो अच्छा, ये वाला बच्चा खड़ा हो जाए, ये वाला बच्चा खड़ा हो जाए। तो या फिर कई बार कहते हैं हाथ उठाओ जिसको आता है, तो फिर हम हाथ खड़ा करते थे। तो ये सब क्या है, ऐसे टीचर को कराना चाहिए। इससे क्या है, इससे विद्यार्थियों में बोलचाल की भाषा कि अशुद्धियों को दूर दूर किया जा सकता है। जब हम बोल के बताएंगे मैम को, हम कुछ गलत बोल देंगे बीच में, या शब्दों का मतलब उच्चारण सही नहीं होगा, या हाव भाव सही नहीं होंगे, तो टीचर क्या करेगा, हमें हमारी अशुद्धियों को दूर करेगा और हमें सही तरीका समझाएगा बोलने का, उच्चारण का, हाव भाव आदि जो है सही तरीके से बताएंगे, जिससे हमारी अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी और हमारी मौखिक अभिव्यक्ति या कथन कौशल जो है और बेहतर हो जाएगा, तथा उनके बोलने संबंधी संकोच दूर होते हैं। अब हमें बोलने में क्या होता है कि संकोच होता है, बहुत हम बोल नहीं पाते हैं ना, अपनी बात नहीं कर पाते हैं, चुप रहते हैं, डाउट भी नहीं पूछ पाते कई बारी बच्चे। तो उससे क्या होगा, अगर टीचर बुलवाएगा ना उनसे, तो उससे क्या है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थोड़े टाइम बाद एक बार डरेंगे, दूसरी बार और डरेंगे, तीसरी बार थोड़ा कम डरेंगे, चौथी बार और कम डरेंगे, पांचवी बार वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे, छठी बार तो वो बिल्कुल ही कंफर्टेबली बोल देंगे बिना डरे। तो इससे क्या है, उनका संकोच भी जो है दूर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा उनमें। नेक्स्ट है आत्मानुभाव को व्यक्त करने का अवसर। कहता कोई भी पाठ पढ़ाने के पश्चात विद्यार्थियों को उस पाठ की विषय वस्तु से संबंधित अपने अनुभव तथा विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आत्मानुभव क्या मतलब कि अपना जो आत्म अनुभव है, अपना जो उनका अनुभव है वो भी व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए उसने ईमानदारी, टीचर ने ईमानदारी लकड़हारे की कहानी पढ़ाई, तो उनसे वो पूछे कि हाँ बच्चों बताओ अपना आत्मानुभव बताओ ईमानदारी को लेकर, आपने कब कब ईमानदारी की है, या आपको क्या लगता है कि कब कब आपने बेईमानी की और आपको लगा कि नहीं मुझे यहाँ पर अब मैं आगे से ये बेईमानी नहीं करूँगा। तो बच्चा जो है अपने अपने अनुभव बताएगा कि एक बार मैं ऐसे गया, मेरी पेंसिल मैं बच्चे की ले आया, फिर मैंने मम्मा से सॉरी बोला, मैंने उस बच्चे से भी सॉरी बोला, मैं उसको पेंसिल दिया वापस, ऐसे ये हो गया। या फिर कई बार बच्चा बोलेगा कि मम्मा ने मुझे बोला ये सारा खाना फिनिश कर देना, और मैंने मम्मा का आते आते सारा खाना सच में फिनिश कर दिया, मैंने फेंका नहीं, दूध नहीं फेंका, ऐसा कुछ है ना। बच्चे अपना अपना, छोटे बच्चे हैं तो वो ऐसी एग्जांपल्स देंगे, जो बड़े बच्चे हैं वो अच्छी सी एग्जांपल्स देंगे। ऐसे जो भी, या किसी की मदद का कुछ पढ़ाते हैं तो वो बोलेंगे कि बताओ अपनी आत्मानुभव बताओ, तो बड़े बच्चे जो है, सारे बच्चे वो लगेंगे कि मैंने कल उसकी हेल्प करी, वो शॉर्पनर नहीं लेकर आया था, मैंने उसको शॉर्पनर दिया, उसकी पानी की बोतल में पानी नहीं था, मैं पानी भर कर ले आया। या उसको, बड़े बच्चे कहेंगे उसको घर जाने में प्रॉब्लम थी तो हम अपने साथ ले गए, ऐसा कुछ है ना, जो भी मतलब उन्होंने हेल्प करी किसी की, तो वो अपने अपने अनुभव बताएंगे, अपना आत्म अनुभव बताएंगे।
तो ये जो है टीचर को ज़रूर पूछना चाहिए, ताकि कि वो भी अपने ये जो विचार हैं प्रकट कर सके, और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने विचार बताएं कि नहीं बच्चों बताओ बताओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऐसे। यदि पाठ के विषय पर वाद विवाद की गुंजाइश हो तो कक्षा में वाद विवाद भी आयोजित किया जा सकता है। वाद विवाद, अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे आपस में लड़ने ही लग जाएं, एक दूसरे को पीटने ही लग जाएं। वाद विवाद मतलब सिंपली एक दूसरे से किसी भी टॉपिक पर जो है विचार विमर्श करना, सिंपली बैठे बैठे, अच्छा आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं, आप, फिर दूसरा बच्चा बताएगा। एक टीम में अगर सामने वाली टीम में 5 बच्चे हैं तो पांचों के पांचों जो है उस टॉपिक पर बताएंगे, फिर सामने वाली दूसरी टीम के अगर 5 बच्चे हैं वो भी बताएंगे। तो इससे क्या है, बच्चों को और भी ज़्यादा जो है नॉलेज बने मिलेगी, अपना तो आइडिया होगा ही होगा, साथ में और भी आइडियाज़ मिल जाएंगे सभी को। तो उससे क्या है, अगर तो मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं उससे वाद विवाद की गुंजाइश हो सकती है तो फिर ये भी जो है आयोजित करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। बिल्कुल सही बात है कि वो बोलेंगे जब अपना अपना मत, अपने किसी टॉपिक पर जो उनके विचार है वो जब रखेंगे सबके सामने, तो क्या होगा, मौखिक अभिव्यक्ति कर पाएंगे। इससे क्या है, उनके मौखिक अभिव्यक्ति का, या यूँ कह लें कि मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। और साथ ही उनकी तर्क योग्यता एवं विचार योग्यता भी जो है विकसित होगी। कि जो तर्क निकालते हैं कि उसने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है, ये जो है तर्क निकालना, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे है ना, तो वो तर्क भी निकालेंगे उसका, फिर तर्क कौशल का विकास होगा उनके। और साथ ही साथ जो है उनकी विचार की योग्यता भी, जब कोई टीचर कोई टॉपिक देगा तो वो ए टीम में से सभी को बोलना है, तो सब अपना अपना सोचेंगे कि अच्छा इस टॉपिक के बारे में मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो क्या है, उनकी विचार योग्यता भी क्या होगी, विकसित होगी। तो ये आज हमने 5 पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। सीताराम।